तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11:30 बज चुके हैं और आज अपना पेपर भी है BSD 136 का हिंदी भाषा लेखन कौशल। ठीक है, जून 2023। अब देखो ब्लॉक नंबर 2 को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ब्लॉक नंबर 2 में टोटल टोटल कितने चैप्टर थे? 6 चैप्टर थे। प्रभावी लेखन वाला यूनिट नंबर 6 था। आराम से कर लिया था कि शिल्प के स्तर पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। ठीक है, शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन, तो उसमें भाषा पर अधिकार, शब्दावली, वाक्य विन्यास, शैली, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकारिकता, व्याकरणिक शुद्धता, अर्थ एवं भाषा में अनुवृत्ति हमें रखनी है। राइट, ठीक है। और फिर उसके बाद में रचना। रचना से क्या सवाल आ सकता है? दो सवाल आ सकते हैं। सफल रचनाकार बनने हेतु कौन से बिंदु ध्यान में रखे जाने चाहिए? उसमें मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट बताए थे। और फिर रचना करते समय ध्यान देने वाली कौन सी बातें हैं? तो उसमें 3 बातें याद रखना: रचना का प्रारंभ, रचना का विस्तार और रचना का अंत। इसमें लिख देना। ठीक है। यूनिट नंबर 8 हमने देखा पुनः लेखन। पुनः लेखन, ठीक है, अथवा पुनः रचना। तो उसमें नोट्स लेखन, सार लेखन, रिपोर्ट लेखन, भाव पलवन, ये सब सारे सवाल आते हैं। तो जनरली यहाँ से भाव पलवन से सवाल आते हैं। ठीक है, वो सुमति और कुमति वाला लाइन याद कर लेना कि जिस घर के अंदर कलेश रहता है वहां पर ना तो धन आता है, ना वहां पर सुख शांति आती है। और जिसका घर के अंदर अच्छी बुद्धि वाले लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पर कलेश नहीं होता है, वहां पर सुख समृद्धि, पैसा और विद्या, ये सब आता है। ठीक है। और एक और याद करना भाव पलवन से कि हिंसा से बुरी दासता है, यानी कि अगर लड़ाई दंगा करते हैं तो इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती है जब हम किसी की गुलामी में रहते हैं। ठीक है, तो जो गुलामी है, जो दासता, बहुत बुरी चीज है। और गांधी जी ने भी कहा है कि जो गुलामी होती है वो बहुत बुरी चीज होती है, हिंसा से भी बुरी चीज होती है। तो दो भावफलन वो आप देख लेना। ठीक है, यूनिट नंबर 8 से। यूनिट नंबर 9 से वर्णनात्मक लेखन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्थिति या किसी भी दशा का वर्णन करने आ सकता है। जैसे कि आपके घर के पास में कोई खेल स्टेडियम में क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो उस क्रिकेट के मैच के बारे में बताना होगा। ठीक है, या फिर आपके घर के आसपास कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है या फिर कोई अस्पताल है, तो उसकी स्थिति के बारे में भी हमें पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा शुरुआत करना, बिल्कुल मतलब हमारे घर से इतना किलोमीटर है और उसका नाम ऐसा है, ठीक है, और वहां पर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, यह सब लिखना है आपको यूनिट नंबर 9 से। यूनिट नंबर 10 से आख्यान परक लेखन। तो यहां पर मैंने आपको दो सवाल बताए थे फिर से कि आख्यान परक लेखन क्या होता है। मतलब ऐसा लेखन जिसमें भाव और अर्थ पाठक को अच्छे से समझ में आता हो, भाव और अर्थ। ठीक है, तो उसमें आख्यान परक लेखन के मैंने आपको गुण बताए थे, 5 गुण बताए थे: सरलता, प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली, तथ्य परकता अथवा अर्थ, फैक्ट होने चाहिए, डेटा होने चाहिए। फिर व्यक्तिकता, यानी कि व्यक्ति को केंद्र में रखकर हमें आख्यान परक लेखन लेखन रचना करनी चाहिए। फिर शैली बताई थी। राइट, शैली 5वां पॉइंट। शैली मतलब आप बातों को किस तरह, किस ढंग से लिखते हैं, किस ढंग से बोलते हैं। ठीक है, वो शैली कहलाती है। जैसे कि आप, आपका जो लिखने का जो तरीका, उसमें अलंकार यूज करते हैं, कहावत, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब यूज करते हैं, तो आपकी एक विशिष्ट प्रकार की शैली होती है। फिर यूनिट नंबर 10 से एक और सवाल बनेगा: आख्यान परक लेखन करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्त यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट बताए थे। अगेन, पहला बताया था विचार। मन में विचार आता तभी किसी विषय पर अपन लेख लिख पाते हैं। ठीक है, विचार आने के बाद में हमें विषय का चुनाव करना पड़ता है। विचार तो काफी सारे हैं, ठीक है, और उन विचारों में से एक विचार हमने चुन लिया और विषय का चुनाव हो चुका है। जैसे कि महिला साक्षरता पर लिख दिया, पर्यावरण पे अपन पर्यावरण टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, किसी भी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। फिर आख्यान परक रचना का लेखन करते समय हमें तीसरी बात पर ध्यान रखना चाहिए कि विषय का विकास। हमें मतलब शब्द सीमा को निर्धारित कर लेना चाहिए, और कौन कौन से मतलब जैसे कि सरकार ने क्या किया है, क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है, भूमिका इतने पन्नों में लिखनी है। तो इस तरह से आप विषय का विकास कर सकते हैं। और फिर आख्यान परक रचना का लेखन करते समय हमें फोर्थ बिंदु ध्यान में रखना होता है: विषय सामग्री की खोज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अखबारों से देख सकते हैं जनजाति के बारे में, और आपको पता नहीं है तो आप किताबें मंगवा सकते हैं, वहां से जनजाति पढ़ लो, फिर आप लेखन करो, बढ़िया लेखन करो, ये विषय सामग्री की खोज हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट ये आप लिख के आ सकते हैं आख्यान परक रचना का लेखन करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं में। फिर एक और था तार्किक लेखन। तार्किक लेखन आप जानते हैं जिसमें कार्य कारण संबंध है, वो उसके आधार पर जो लेखन होता है उसको तार्किक लेखन कहते हैं। ठीक है, तार्किक लेखन में भी प्रक्रिया होती है, तार्किक लेखन में उदाहरणों का महत्व होता है, तार्किक लेखन में भी भाषा की समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं आप।
जैव प्रौद्योगिकी वाला, जो मैंने आपको जो बताया था जैव प्रौद्योगिकी वाला, वो उदाहरण में लिख सकते हैं तार्किक लेखन में। इस तरह से आपका ब्लॉक नंबर 2 कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया था। देखो यूनिट नंबर 5 कर लो सबसे पहले, अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार। ब्लॉक नंबर 1 में अपन अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार, ये वाला यूनिट है ना, इसको फटाफट से फिनिश कर देते हैं, ठीक है। दिसंबर 2022 के पेपर में यूनिट नंबर 5 से क्या सवाल आया था? अनुवाद की प्रक्रिया में अर्थग्रहण के महत्व को स्पष्ट करें। ये देखो, अनुवाद की प्रक्रिया में अर्थग्रहण के महत्व को स्पष्ट करें, तो इसमें 3 छोटे छोटे हेडिंग है, उसके बारे में लिखना था। 20 नंबर का सवाल था ये, 20 नंबर का सवाल था। इसमें शब्द बोध, वाक्य बोध और रचना बोध। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो रचना क्या होती है, जैसे कि आप सॉरी अनुवाद, यहाँ पे अनुवाद पढ़ रहे हैं। अनुवाद क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश में कोई लाइन लिखी है, आई एम गोइंग टू स्कूल, उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है आपको, ठीक है, कि मैं स्कूल में विद्यालय जा रहा हूं। तो किसी एक भाषा में प्रकट किए गए विचारों को अथवा भावों को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों प्रकट कर देना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। अनुवाद को अपन संस्कृत भाषा में पुनरावर्ती कहते हैं, पुनरावर्ती करना यानी कि वापस रिपीट करना, ठीक है। और अनुवाद को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो अनुवाद कैसा करना चाहिए? एक अच्छे अनुवादक की क्या विशेषता होती है कि वह जिस भाषा में अनुवाद करना चाह रहा है उसकी समझ होनी चाहिए, और जिस भाषा में वो कर रहा है उसकी भी समझ होनी चाहिए। जैसे कि आपके सामने इंग्लिश का एक कोई वाक्य लिखा हुआ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, टेंस आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तभी तो आप एक अच्छे अनुवादक बन सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में लिखी हुई चीजें हैं वो हिंदी में आप जब लिखेंगे तो आपको दो चीजें आपको आनी चाहिए, एक तो भाषा की समझ होनी चाहिए, ठीक है, एक आपको अर्थ पता होनी चाहिए। ये सब आप लिख सकते हो परिचय में, ठीक है। अनुवाद क्या होता है और अच्छे अनुवादक की क्या विशेषता होती है। अब देखो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। अनुवाद की प्रक्रिया अर्थग्रहण, यानी कि इंग्लिश के अंदर कोई वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अनुवाद करते टाइम अपने को शब्दों का बोध होना चाहिए। बोध का मतलब होता है जानकारी, शब्दों का बोध होना चाहिए, राइट। तो जैसे कि आपके सामने चर्च लिखा है तो आपको पता होना चाहिए गिरजाघर इसको कहते हैं, टेम्पल लिखा हुआ इसको मंदिर कहते हैं। तो आपको शब्दों का बोध होना चाहिए। और दोस्तों कई बार है ना ऐसे शब्द हमें मिल जाते, जैसे कि इनोसेंट आपके सामने लिखा हुआ है, तो दोस्त इनोसेंट क्या ना बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, जैसे कि मासूम निकलता है, जैसे निरपराधी निकलता है, ठीक है। बहुत सारे एक ही शब्द के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं आपको स्थिति के अनुसार। जैसे कि दोस्तों ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के भी काफी सारे अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। ट्रीटमेंट का एक मतलब तो होता है इलाज करना, ठीक है, एक मतलब होता है व्यवहार। जैसे कि अपन बोलते हैं कि यार उसके वो मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, ठीक है। कई बार हम ऐसा भी बोल देते हैं यार उसने अपने जन्मदिन की जो पार्टी है उसकी ट्रीट नहीं दी है। तो दोस्तों एक ही शब्द के है ना बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं, राइट। तो हमें स्थिति के अनुसार कोई एक सही शब्द चुनना चाहिए, ये आपको लिखना है शब्द बोध में। शब्द बोध में क्या लिखना है कि हमें सबसे पहले तो शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और किस स्थिति में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए। जैसे कि आपके सामने इंग्लिश का कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसके अंदर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो वहां पे समझ जाओ कि क्या ये इलाज के बारे में कह रहा है या फिर व्यवहार के बारे में कह रहा है। तो आपको उसी तरह से उसका अनुवाद करना होता है हिंदी में, ये आपको लिखना शब्द बोध में। वाक्य बोध में क्या है, देखो हिंदी में जब रचना करते हैं अपन, हिंदी में जब कोई रचना लिखते हैं जैसे कि नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, तो एक सफल अनुवादक को क्या चाहिए कि उसको वाक्य बोध आना चाहिए, यानी कि जो वो वाक्य पढ़ रहा है उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए, ठीक है। वाक्य का अनुवाद करते टाइम जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि टुडे इज माई पेपर, ये इंग्लिश में है, ठीक है, तो आज मेरी परीक्षा है, ठीक है। तो दोनों वाक्य एक जैसे ही है, ठीक है, दोनों के वाक्यों में एक जैसा ही अर्थ आ रहा है, एक जैसे भाव है। तो हमें वाक्य बोध में क्या लिखना है कि हमें इस प्रकार से अनुवाद करना चाहिए कि हमारा अर्थ भी नहीं बदले और भाव भी नहीं बदले, ठीक है। रचना बोध में क्या लिखना है, रचना बोध में क्या लिखना है, जैसे कि एक कोई नोवेल है आपके सामने, एक कोई उपन्यास है, इसका अनुवाद करते टाइम ये इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, इसके अनुवाद करते टाइम इसका भी दोस्तों कोई
अर्थ नहीं बदलना चाहिए, कोई भाव नहीं बदलना चाहिए। नोवेल भी, एक उपन्यास भी एक प्रकार की रचना ही तो होती है। तो एक उपन्यास का ना तो अर्थ बदलना चाहिए, अगर हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं, ना ही उस रचना का भाव बदलना चाहिए। तो इस तरह से आप चीजें लिख सकते हैं, आप सिर्फ पॉइंट याद रखना यहां पर, ठीक है। अनुवाद की प्रक्रिया संप्रेषण, इस बार क्या आ सकता है, ये वाला सवाल आ सकता है, इसको भी अपन ध्यान से समझ लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ, अनुवाद की प्रक्रिया में संप्रेषण के अर्थ को स्पष्ट करें, ये 20 नंबर का सवाल हो सकता है, ठीक है आज, क्योंकि ये जो अर्थ करने वाला जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2022 के पेपर में था, इस बार ये आ सकता है। तो पॉइंट अभी से याद करो, अनुवाद की प्रक्रिया में संप्रेषण के महत्व को बताएं। तो अनुवाद की प्रक्रिया में संप्रेषण का महत्व है, शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत, श्लिष्ट शब्द, वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत, रचना की समानार्थकता का सिद्धांत। ये 4 पॉइंट याद करो। पहला हेडिंग याद करो, शब्द की समतुल्यता। समतुल्यता का मतलब होता बराबर, ठीक है। जैसे कि इनोसेंट है, इनोसेंट के कई अर्थ निकलते हैं, मासूम, मासूम, भोला भाला, ठीक है, और निरपराधी, जिसने कोई अपराध नहीं किया है। तो हमें इंग्लिश के जो वाक्य हैं, या जैसे कि अरबी अरबी की कोई किताब आपके सामने रखी है, अरबी भाषा में लिखी हुई, उसको हिंदी में आप अनुवाद करते हैं, तो दोस्तों आपको स्थिति के अनुसार ही हिंदी के शब्द चुनने होंगे, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी में इनोसेंट लिखा हुआ, इनोसेंट के काफी मीनिंग है, और ऐसे ही ट्रीटमेंट, इसके भी काफी मतलब निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक सही शब्द चुनना है जो कि अंग्रेजी के उस वाक्य के समतुल्य होगा, उस वाक्य उस शब्द के बराबर अर्थ रखता होगा। अनुवाद ऐसा करना चाहिए कि यार अगले को लगे नहीं कि मैं कोई अनुवादित चीज देख रहा हूं। जैसे कि जो साउथ इंडिया की मूवी है, ठीक है, वो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल इन भाषा में बनती है, लेकिन हिंदी में डब्ड करके अपन देखते हैं, राइट, देखते हैं ना। तो कई बार हमें लगता ही नहीं कि ये डब्ड मूवी है, नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसका अनुवाद किया गया है, एक एक वाक्य को अच्छे से देखा गया है, जिस स्थिति में उसका अनुवाद होना चाहिए वैसे ही समतुल्य शब्द है वो मूवी के अंदर भी दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो मूवी का फिर उसमें अच्छा भी लगता है, देखने में मजा भी आता है मूवी। अब देखो श्लिष्ट शब्द कौन से होते हैं, श्लिष्ट शब्द, श्लिष्ट का मतलब होता है चिपकना। श्लिष्ट शब्द जो मतलब एक ऐसा शब्द जिसके साथ में अन्य शब्द भी जुड़े रहते हैं, ऐसे शब्द जिसके साथ में अन्य शब्द भी जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इससे लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। डू नॉट स्मोक सिगरेट, इट कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है। तो देखो धूम्रपान एक शब्द से हमें क्या क्या याद आ जाता है कि कैंसर भी याद आ जाता है। धूम्रपान से क्या होता है, कैंसर भी होता है, और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, और पैसे की भी हानि होगी, पैसे की हानि होगी, ठीक है। और आ, मतलब लंबे समय तक हमें पैसों का भुगतान भी करना पड़ेगा अगर कैंसर वगैरह हो गया तो, ठीक है। तो देखो धूम्रपान एक शब्द आ रहा है इसके अंदर, लेकिन इसके साथ में हमने क्या क्या सोच लिया, भाई कैंसर हो सकता है, और क्या हो सकता है, पैसे की हानि हो सकती है हमें, और लंबे समय तक पैसों की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य की भी हानि हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनके साथ में अन्य शब्द भी जुड़े होते हैं उनको श्लिष्ट शब्द कहते हैं। तो श्लिष्ट शब्दों का काफी ज्यादा महत्व होता है अनुवाद में, ठीक है। तो अपने को स्थिति के अनुसार ही क्या सही शब्द होना चाहिए वो अनुवाद में लिखना चाहिए, ये याद करो श्लिष्ट शब्द, ठीक है। धूम्रपान वाला याद कर लेना। और शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत पढ़ लिया, समतुल्य का मतलब होता है बराबर या समकक्ष, ठीक है, जिससे कि वाक्य का अर्थ और भाव ना बदले। वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत, जैसे कि मैंने लिखा हुआ कि आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जयपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जयपुर, क्यों जा रहा हूँ, फॉर स्टडी पर्पज, पढ़ाई के उद्देश्य से मैं जा रहा हूँ। तो दोनों वाक्य समानार्थी शब्द है, दोनों वाक्यों ना अर्थ बदल रहा है ना भाव बदल रहा है। देखो हर हेडिंग में ना आप सेम टू सेम बातें लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बस आप हेडिंग याद रखना, वाक्य की समानार्थक सिद्धांत और रचना की समानार्थकता का सिद्धांत। जैसे कि वही बात होगी कि इंग्लिश का आपके पास में नोवेल रखा है, या फिर इंग्लिश के आपके सामने कोई स्टोरी रखी है, या फिर कोई ड्रामा रखा हुआ है, ठीक है, कोई नाटक की किताब रखी हुई इंग्लिश में, उसका अनुवाद करना है। तो दोस्त ये रचना है, ठीक है, इंग्लिश की रचना आपके सामने रखी हुई है। अब ये नोवेल, स्टोरी, ड्रामा, ये सब क्या है? रचना ही तो है, कंपोजिशन तो है इंग्लिश में। अब हिंदी में इनका अनुवाद करते टाइम हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, हमारी भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे कि हम पाठक के मन में भी प्रभाव छोड़ पाए और उसको लगे ना कि कोई वो अनुवाद की हुई किताब पढ़ रहा है। तो हमें अच्छे अनुवादक बनना चाहिए, रचना की समानार्थक सिद्धांत में ये सब लिख देना है। ठीक है, अब देखो ये भी आ सकता है, इसके भी बराबर चांस बन रहे हैं। अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान, 20 नंबर का सवाल हो सकता है, अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान। तो देखो सेम टू सेम वही पॉइंट है इसमें, भाषा की प्रकृति की समझ। भाषा की प्रकृति की समझ, जैसे कि अंग्रेजी में प्रीपोजिशन आते हैं, अंग्रेजी में टेंस आते हैं, कंजक्शन आते हैं, राइट। तो इनकी समझ होनी चाहिए यार। ये प्रीपोजिशन जैसे ऑन, एट कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कंजक्शन जैसे कि सो दैट, है ना, ये सब कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तभी तो अपन उसका अच्छा अनुवाद कर पाएंगे। शब्दों का सही प्रयोग, जिस स्थिति में जो शब्द फिट बैठ रहा है उसका प्रयोग करना चाहिए। वाक्य रचना, ठीक है, जैसे कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि अंग्रेजी के अंदर कोई वाक्य लिखते हैं तो सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, उसके बाद में आता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, उसके बाद में आता है कर्म। ये एक अंग्रेजी के वाक्य की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हिंदी में कैसे लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं अपन, क्रिया लिखते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको। अब देखो पॉइंट है ना, पॉइंट में जो कंटेंट है वो सेम टू सेम रहेगा, बाकी हेडिंग चेंज हो जाएंगी हर जगह, ठीक है। जैसे कि अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान, इसमें आपको 4 पॉइंट रटने, 4 हेडिंग। भाषा की प्रकृति की समझ, शब्दों का सही प्रयोग, वाक्य रचना, विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद। तो जैसे कि आजकल बांग्ला भाषा में भी काफी सारे उपन्यास उनको हिंदी में लिखा जा रहा है। दक्षिण भारत की जो मतलब बढ़िया नाटक है, बढ़िया कहानियां हैं, बढ़िया निबंध है, उनको भी हिंदी में तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। इस तरह से लिख सकते हो। वाक्य रचना में क्या लिखोगे, वाक्य रचना, जैसे कि मैंने इसमें बता दिया कि अंग्रेजी के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हिंदी के अंदर एक वाक्य की संरचना कर्ता, कर्म और क्रिया से होती है, ठीक है। तो हमें इस तरह से अनुवाद करना चाहिए ताकि उस लाइन का अर्थ ना बदले, उसमें जो छुपे हुए भाव हैं, इमोशंस हैं, वो बिल्कुल भी ना बदले, ठीक है। हर हेडिंग में सेम टू सेम ही बातें लिख के आ सकते हैं, बस यहाँ पर हेडिंग का फर्क है। अब देख लो दिसंबर 2022 के पेपर में ये अर्थग्रहण वाला सवाल था, अर्थग्रहण वाला सवाल था। तो ये वापस भी रिपीट हो सकता है, नो डाउट वापस रिपीट हो सकता है, चांस कम बन रहे हैं। तो वापस से याद करते हैं, अनुवाद की प्रक्रिया में अर्थग्रहण का महत्व स्पष्ट करें, ठीक है। इसमें शब्द बोध, वाक्य बोध, रचना बोध, 3 हेडिंग याद करो। अनुवाद की प्रक्रिया में संप्रेषण का महत्व स्पष्ट करें, इसमें आप 4 हेडिंग याद करो टोटल। शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत, यानी कि शब्दों का वही शब्द हमें चूज करने चाहिए जिनका अर्थ वही निकल रहा हो जो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जो हम बांग्ला भाषा में देख रहे हैं, ठीक है, अनुवाद करते टाइम। समतुल्यता का मतलब होता है बराबर अर्थ वाले शब्द। श्लिष्ट शब्द, एक ही शब्द के साथ में अनेक अनेक शब्द चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमें उन शब्दों का भी ख्याल रखना चाहिए। वाक्य की समानार्थकता का सिद्धांत, वाक्य का अर्थ भाव नहीं बदलना चाहिए। रचना की समानार्थकता का सिद्धांत, रचना का भी अर्थ और भाव नहीं बदलना चाहिए। आप ऐसे लिख सकते हो अपने कंटेंट बढ़ाने के लिए कि उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, ये सब रचनाएं हैं। तो इनका अनुवाद करते टाइम भी हमें इस तरह से रचना करनी चाहिए कि इनका अर्थ और भाव नहीं बदले, ठीक है। ये वाले पॉइंट आप याद रखो। अनुवाद करने का व्यवहारिक ज्ञान, इसके अंदर आप 4 पॉइंट याद करो। भाषा की प्रकृति की समझ, भाषा की प्रकृति की समझ, शब्दों का सही प्रयोग, वाक्य रचना और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद। देखो मैं आपको रटाता हूं कैसे रटना है। अनुवाद की प्रक्रिया में अर्थग्रहण में 3 पॉइंट थे, इसमें रचना बोध आ रहा है, वाक्य बोध आ रहा है, ठीक है, शब्द बोध आ रहा है। अर्थग्रहण में टोटल 3 हेडिंग है, ठीक है। अब देखो संप्रेषण वाले में कितने हेडिंग है, 4 हेडिंग है। देखो रचना भी आ रहा है, वाक्य भी आ रहा है। पहले वाले सवाल में वाक्य भी आ रहा था, रचना भी आ रहा है, ठीक है, वाक्य रचना दोनों आ रहा है। लेकिन जो तीसरा सवाल है उसके अंदर सिर्फ वाक्य आ रहा है,
ठीक है। और एक एक्स्ट्रा हेडिंग याद रखना, विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अनुवाद, शब्दों का सही प्रयोग, भाषा की प्रकृति की सही समझ। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। वापस से रट लो एक बार, ये सवाल आ सकता है, इसके रटो वापस से। शब्द की समतुल्यता का सिद्धांत, श्लिष्ट शब्द, वाक्य की समानार्थकता के सिद्धांत, रचना की समानार्थकता का सिद्धांत। ठीक है, ये श्लिष्ट शब्द वाला जो मतलब टॉपिक है ना, इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या लिख के आना है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, श्लिष्ट शब्द क्या होते हैं। देखो, श्लिष्ट शब्द वाली हेडिंग में आपको क्या लिखना है और क्या लिख के आ सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं फटाफट से। तो देखो, श्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, एक शब्द के साथ में अनेक जो शब्द है वो चिपके रहते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ, इफ ही ड्रिंक्स टू मच ही विल पे फॉर इट लेटर, यानी कि वह अगर शराब बहुत ज्यादा दिनों तक पिएगा तो वह इसका भुगतान करेगा। ठीक है, अब देखो, यहां पर भुगतान, पे का मतलब क्या होता है, भुगतान करना, पेमेंट करना, भुगतान करना। अब देखो, किस किस का भुगतान कर सकता है वो, देखो अपने स्वास्थ्य का तो भुगतान कर ही रहा है। ठीक है, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, पैसों का भी भुगतान कर रहा है, जैसे शराब लाएगा ठेके से, तो वहां पर शराब की भी भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर उसको दर्द भी झेलना पड़ेगा, उसको यातना झेलनी पड़ेगी कि उसके पैसे भी जा रहे हैं और स्वास्थ्य भी जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाक्य लिखा हुआ, इफ ही ड्रिंक्स टू मच, अगर वह शराब बहुत ज्यादा पीता है, ही विल पे फॉर इट लेटर, उसको बाद में भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपन अनुवाद में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि हम शब्दों को बड़ी सावधानी से और छानबीन करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 4 से क्या सवाल आता है, समाचार लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। कैसा लिखा जाता है, जैसे कि दिल्ली से काफी सारे अखबार प्रकाशित होते हैं, जैसे कि नव भारत टाइम्स होता है, ठीक है, और द हिंदू होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, राइट, और नव जागरण होता है। तो इन समाचारों को जब आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहां पर एक विशिष्ट प्रकार का मतलब तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं या फिर कौन सी प्रक्रिया है जिससे कि हम समाचार पत्र लिख सकते हैं अथवा समाचार लेखन का कार्य लिख सकते हैं। पहली जो प्रक्रिया है वो याद करो, समाचार लेखन का प्रारंभ, समाचार लेखन का प्रारंभ, पहली हेडिंग याद करो। फिर होता है मुख्य कलेवर। कलेवर का मतलब क्या होता है कि आपका मेन कंटेंट क्या है। ठीक है, जैसे कि भारत ने ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी सारे गोल्ड मेडल और काफी सारे कांस्य पदक और काफी सारे सिल्वर पदक वो भारत लेके आया है इस बार। ठीक है, तो मुख्य कलेवर में आपका क्या होगा कि भारत ने इतनी प्रोग्रेस कैसे की है, आखिर भारत सरकार की कौन कौन सी अच्छी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, और भी ज्यादा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भारत क्या कर सकता है। तो ये हो गया मुख्य कलेवर। इसमें आपने घटना के बारे में बता दी, जैसे कि ओलंपिक यहाँ हुआ, भारत ने इतने मेडल जीते, भारत से इतने खिलाड़ी गए। ठीक है, और भारत क्या कर सकता है आने वाले ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, भारत सरकार की नीतियां, प्रोजेक्ट, स्कीम, ये बता दीजिए। ठीक है, तो वो होता है मुख्य कलेवर, राइट। शीर्षक देना, अब देखिए शीर्षक क्या दे सकते हैं, भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन, ये हो गया आपका टाइटल। ये हुआ टाइटल उस चीज के लिए जो मैंने कहा है, खेलों में भारत का प्रदर्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन। तो समाचार लेखन की प्रक्रिया में क्या क्या आता है, समाचार लेखन का प्रारंभ, मुख्य कलेवर, शीर्षक देना, और समाचार का संपादन, समाचार का संपादन। ठीक है, अब इन चारों हेडिंग को रट लेते हैं और उसके अंदर क्या क्या लिखना है वो भी हम एक बार किताब से देख लेते हैं। ठीक है, चारों हेडिंग को रटो, ये 20 नंबर का सवाल आता है यहां से। याद करो कि शीर्षक में हमें क्या लिखना होता है। ठीक है, शीर्षक में मतलब ऐसी लाइन लिखनी होती है, अगर पाठक के पास में समय नहीं है तो भी वह समझ सकता है कि इस शीर्षक के अंदर मुझे क्या क्या जानकारियां प्राप्त होंगी। ठीक है, शीर्षक के बाद में आपको इंट्रो लिखना होता है। इंट्रो में आप स्थान की जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि इस बार ओलंपिक
कौन से देश में हुए, ठीक है, और कौन कौन से तारीखों के बीच में ओलंपिक के खेल होंगे, और सूचना दे सकते हैं भारत से कौन से खिलाड़ी गए, कितने खेलों का आयोजन इस बार किया जा रहा है। तो शीर्षक देने के बाद में हमें इंट्रो में स्थान, समय, सूचना का स्रोत देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में मुख्य कलेवर, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये एक इंट्रो है किसी भी एक घटना का। क्या लिखा हुआ है? जैसे कि एक समाचार पत्र में आया था, भारत और चीन में सिक्किम से लगी सीमा पर जारी तनातनी के बीच कूटनीतिक जंग तेज हो गई है, ठीक है। कूटनीतिक जंग तेज हो गई, इसका मतलब ये है कि भारत के जो कूटनीतिक अधिकारी हैं लगातार संपर्क में है चीन के कूटनीतिक अधिकारियों से। रक्षा मंत्री अरुण जेटली के बीजिंग की दबंगई का माकूल जवाब देने के लिए बेबाक बयान से बौखलाए चीन ने कहा कि वह भी 1962 का चीन नहीं है। इतना ही नहीं, चीन ने सिक्किम सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती को भारत के पिछली सरकारों के रुख से अलग धोखा करार देते हुए भारत से अपने सैनिकों को हटाने की मांग की है। देखो, चीन यहां पर क्या बताना चाह रहा है कि उसने भारत ने आवश्यकता से अधिक यहां पर सैनिक वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है, और पिछली सरकारें वो ऐसा नहीं करती। तो चीन लगातार है वो बयानबाजी करता जा रहा है। चीन के इतने तल्ख बयानों, मतलब इतने सख्त बयानों के बावजूद भारत ने सिक्किम सीमा पर तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटाने का फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया है। दोस्तों, इस तरह से अगर कोई चीज लिखी है तो हम समझ जाएंगे कि भाई मुख्य कलेवर में क्या क्या लिखा होगा, ठीक है, कब कब कौन सी झड़प हुई है, कितने सैनिक है वो हताहत हुए हैं, और ये जो घटना हुई वो कहां पर हुई है। तो देखो, इंट्रो में क्या लिखना होता है, साफ सुथरी बातें लिखनी होती है, जिससे कि पाठक को पता चल जाए कि अगर मैं इंट्रो के बाद में, अगर मैं परिचय के बाद में जो भी कुछ लिखूंगा वो इसी से संबंधित होगा, ठीक है। तो शीर्षक, इंट्रो और मुख्य कलेवर। शीर्षक, इंट्रो, मुख्य कलेवर। एक समाचार लेखन को कैसे किया जाता है, किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया होती है, उसमें चौथा पॉइंट है समाचार का संपादन। समाचार लेखन की प्रक्रिया और समाचार के संपादन की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। समाचार प्रकाशन से पूर्व संपादकीय विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। कई बार समाचार लेखन और संपादक का कार्य एक साथ ही होता है और कई बार अलग अलग होता है। एक उदाहरण से इसे समझें, मान लीजिए एक ही समाचार संपादकीय विभाग को किसी एजेंसी और अपने संवाददाता दोनों से प्राप्त हुए समाचार दंगे के बारे में घटना का रूप एक उल्लेखनीय ढंग से किया गया। अब देखो, तो समाचार का संपादन करते हुए हम निम्नलिखित बातें वो ध्यान में रख सकते हैं। समाचार के संपादन में तथ्यों की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि जितने डेटा है वो विश्वसनीय होने चाहिए, वो भरोसेमंद होने चाहिए। समाचार को संक्षिप्त बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा समाचार पत्र नहीं लिखना चाहिए। समाचार में निहित मानवीय पहलुओं को अवश्य उजागर करना चाहिए। गैर जरूरी, दुराग्रही, समाज विरोधी बातों को निकाल देना चाहिए। ऐसी बातें हमें संपादन में नहीं लिखनी चाहिए कि जिससे कि समाज में सांप्रदायिक घटनाएं हो सकती हैं, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। और पांचवा पॉइंट याद रख सकते हैं संपादन में कि भाषा को संतुलन में रखना होता है, दिलचस्प, यानी कि जो न्यूज़पेपर पढ़े उसको रुचिपूर्ण लगे, उसको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। और हृदयग्राही, यानी कि उसके हृदय के अंदर वो सारे विचार उतर जाए जो आपने उस समाचार पत्र में लिखे हैं। तो एक संपादन में इस तरह से बातें हमें लिखनी होती है। सरकारी पत्राचार तथा टिप्पणी और प्रारूपण, ठीक है। देखो, बहुत सारे पत्र होते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र होता है, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र होता है, अधिसूचना और संकल्प प्रष्टांकन। हमें इंपॉर्टेंट देखना है। देखो, पिछली बार क्या आया था, पिछली बार आपका अनौपचारिक पत्र आया था। अनौपचारिक पत्र आप किसको लिख सकते हैं? आप अपने पापा को लिख सकते हैं, आप अपने दोस्त को लिख सकते हैं, आप अपने कलीग को यानी कि सहकर्मी को लिख सकते हैं जो कि आपके साथ में ऑफिस में काम करता है, ठीक है। आप अपनी बहन को लिख सकते हैं, आप अपने भाई को लिख सकते हैं। ये हो गए अनऑफिशियल लेटर अथवा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, और आप अपने से बड़े अधिकारी को कोई लेटर लिख रहे हैं, तो वो लेटर किस टाइप का हो जाएगा? औपचारिक पत्र टाइप का हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को कोई पत्र लिख रहे हो, तो वो भी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों ही बता देता हूं। 。 . 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 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
ये देखो, ये है अनौपचारिक पत्र, अनऑफिशियल लेटर, जो आप अपने दोस्तों को लिख सकते हैं और आप अपने परिवार के रिश्तेदार नातेदारों को लिख सकते हैं। इसका नमूना आता है, ये फॉर्मेट बनाना, ठीक है, ये नमूना याद करना है ऐसे, ये वाला, ये सब बना के आना है, लाइन वगैरह, ठीक है। अब देखो, जो यहां पर लेटर लिखता है उसका नाम 7वें नंबर पे आता है। टोटल 8 स्टेप होती है। टोटल कितनी स्टेप होती है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल 7 स्टेप होती है इसके अंदर, 7 स्टेप होती है। पहले स्टेप में हमें क्या लिखना होता है? जहां पर पत्र पहुंच रहा है वो लिखना होता है, ठीक है। किसको लिखा जा रहा है? अणिमा। अणिमा कौन है? यहां पर अंजू की एक सिस्टर है, अंजू की सिस्टर है, ठीक है। बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, और फिर आज ही तुम्हारा पत्र मुझे मिला। और आप इसमें बातें लिख सकते हैं कि आपको घर आए हुए काफी दिन हो गए, मम्मी भी आपको काफी ज्यादा याद करती है, और आपकी कॉलेज की एग्जाम है वो कैसे गई, अगर समय मिलता है तो घर पे जरूर आ जाना, ठीक है। माँ तुम्हें बहुत याद करती है और मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तो पत्र का जो मूल भाग है वो चौथे नंबर पे आता है, ध्यान दो, ठीक है। वापस से मैं रटाता हूं, ये अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। तो जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पे आता है, फ्लैट नंबर, ये कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे तारीख जरूर लिख के आना, ठीक है। राइट साइड पे लिखना होता है, राइट साइड पे तो कोई भी एड्रेस डाल सकते हो आप, अपार्टमेंट का नंबर, दुकान का नंबर, फिर उस जगह का पिन पिन नंबर, और फिर दिनांक लिख देना। किसको पत्र लिख रहे हो? ये दूसरे नंबर पे आता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। बहुत सारा प्यार, ये भी लेफ्ट साइड में आता है तीसरे नंबर पे। और फिर आज ही तुम्हारा पत्र मिला, ये भी लेफ्ट साइड में आता है, ये चौथे नंबर का है, ठीक है। 5वें नंबर ये पत्र का मूल भाग है। आज ही तुम्हारा पत्र मिला, ठीक है, मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, चौथे नंबर में आएगा। 5वें नंबर पे आता है पत्र का मूल भाग। आपने क्यों पत्र लिखा है, उस पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब देखो, छठे नंबर पे क्या आएगा? हो सकता है कि फरवरी में हमारा राउरकेला आने का कार्यक्रम बन जाए, यदि ऐसा नहीं हो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। पुनश्च का मतलब है कि एक बार फिर से मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहती हूँ, तो आप लेफ्ट साइड में लिखना वो। 7वें नंबर पे आता है जो लेटर लिखता है। यहां पर अंजू लिख रही है अपनी सिस्टर को, अणिमा को। अंजू है वो अणिमा को लिख रही है। तो इस तरह से आप चीजें वो देख लो, रट लो, अभी रट लो इनको। जिसको लेटर भेजा जा रहा है उसका एड्रेस राइट साइड में आता है। देखो, राइट साइड में दो ही चीजें हैं, एक तो जिसको लेटर लिखा जा रहा है, और जो लेटर लिख रहा है उसका नाम। बस दो चीजें याद रखो, बाकी सब चीजें हैं वो लेफ्ट में आती हैं। हो गए याद? ये जो पत्र देख रहे हो आप अपने सामने, ये सरकारी पत्र अथवा औपचारिक पत्र का एग्जाम्पल है, जिसमें एक कैंडिडेट नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। तो लेफ्ट साइड में सेवा में आता है, और फिर अधिकारी का पद आता है, फिर कौन सी कंपनी में काम करता है, फिर पता आता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। फिर महोदय आता है। फिर चौथे नंबर पे की निवेदन है कि इस दिनांक को इस अखबार के अंदर एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, और उस विज्ञापन के अंदर हिंदी सहायक पद के लिए मुझे आवेदन करना है। तो मेरा नाम क्या है, पता क्या है, मेरी शैक्षिक योग्यता क्या है, और मैंने कहाँ कहाँ पर काम किया, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है, और अन्य सूचना जो मैं देना चाहता हूँ वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अन्य सूचना में क्या लिख सकते हैं कि मेरी हॉबीज ये हैं, ठीक है, और मैं अनुशासित हूं, समय पे काम करता हूं, कंसिस्टेंसी है मेरे अंदर, निरंतरता है। ये आप अन्य सूचना आप अपने बारे में लिख सकते हो। आप अपने परिवार के बारे में बता सकते हो थोड़ा बहुत, हल्का बहुत, ठीक है, कि जो मेरे पिताजी वो भी गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं, ये सब थोड़ी हल्की सूचना है। अब देखो, फिर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी, यदि मुझे उक्त पद यानी कि जो दी हुई नौकरी है, नौकरी कौन सी है, हिंदी सहायक का ये नौकरी है, अगर उस पर मुझे काम करने का मौका मिल जाता है तो अपने आप को मैं साबित करने का प्रयास करूंगा अथवा करूंगी, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे धन्यवाद, धन्यवाद के सहित भवदीय। अब देखो, भवदिया भी आ सकता है, भवदीय भी आ सकता है। जैसे कि आप लड़की हैं तो भवदिया लिखना, भवदिया, ठीक है, वो स्त्रीलिंग शब्द है। और लड़के हैं तो भवदीय लिख देना। फिर आपका नाम,
आपका पता, ठीक है। और फिर 8वें नंबर पे आता किस तारीख को ये पद सॉरी ये आवेदन अथवा सरकारी पत्र अथवा औपचारिक पत्र लिखा जा रहा है। तो ये हो गए औपचारिक पत्र, ठीक है, इसको याद करो। व्यवसायिक पत्र का नमूना देख लेते हैं। देखो, गीतांजलि प्रकाशन प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता, ये उसका पता है गीतांजलि प्रकाशन का, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया कि ठीक है, ये देखो जो व्यक्ति यहां पर नाम लिखा हुआ है, सदानंद मिश्रा ने गीतांजलि प्रकाशन से एक रिक्वेस्ट की थी एक टाइम पर कि आपके प्रकाशन में जो जो किताबें उपस्थित है, यानी कि इस महीने आपके प्रकाशन की तरफ से कौन कौन सी जो किताबें हैं वो पब्लिश हुई हैं, कौन कौन सी किताबें प्रकाशित हुई हैं, तो वो मेरे को चाहिए, ठीक है। फिर गीतांजलि प्रकाशन से रिप्लाई आता है, ये लेटर आता है, ठीक है, ये लेटर आता है और इसका नाम ये है। आपकी मांग के अनुसार हम प्रकाशनों की सूची भेज रहे हैं, ये सभी पुस्तकें हमारे पास में उपलब्ध है। हमारे नए प्रकाशनों का सेट आगामी फरवरी तक छपकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर किताबों के रेट लिखे हुए हैं, भगवदीय सदानंद मिश्र, और संलग्न सूची कौन कौन सी किताबें हैं वो हम आपको भेज रहे हैं। ये जो सदानंद मिश्र है दोस्त, ये किस पद पे काम करते हैं? प्रकाशन प्रबंधक है हिंदी ग्रंथ अकादमी के। तो देखो जैसे कि दो कंपनी आपस में डील करते हैं, वैसे ही हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो गीतांजलि प्रकाशन से कांटेक्ट कर रही है कि आपकी कौन कौन सी किताबें वो इस महीने लॉन्च हुई है, आप कृपया करके हिंदी ग्रंथ अकादमी जो कि बंगला रोड दिल्ली पे स्थित है वहां पर पहुंचाने का कष्ट आप करेंगे, ठीक है। आया समझ में? देखो ये जो पत्र है अर्ध सरकारी पत्र, ये लिखा जा रहा है श्री गोविंद राम, जो कि निदेशक है, जो डायरेक्टर है शिक्षा मंत्रालय के नई दिल्ली में, इनका निवास स्थान है, ठीक है। श्री गोविंद राम ये लेटर लिख रहे हैं। किसको लेटर लिख रहे हैं? विद्यासागर को, जो कि उप सचिव है, जो कि उप सचिव है। देखो रे वापस से सुनो, अर्ध सरकारी पत्र वापस से सुनो। यहां पर जो विद्यासागर नाम का एक शख्स है, ठीक है, जो कि सरकारी अधिकारी है, उप सचिव के पद पे है, ठीक है। तो ये लेटर लिख रहा है श्री गोविंद राम को, श्री गोविंद राम को लेटर लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? विद्यासागर। विद्यासागर जी लेटर लिख रहे हैं गोविंद राम जी को, ठीक है। नई दिल्ली से लिखा जा रहा लेटर, और विद्यासागर जी है फिलहाल उप सचिव के पद पे उपस्थित है, इनका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। हाँ, अर्ध सरकारी पत्र किसको लिखा जाता है कि मतलब एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी को अधिकारी को जानता है, आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो अर्ध सरकारी पत्र होता है। अब विद्यासागर गोविंद राम को क्या कह रहे हैं? आपको मालूम ही होगा देश में सही नई शिक्षा नीति बन रही है और नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। भारत देश के अंदर नई शिक्षा नीति और नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है, तो एक रूपरेखा बन रही है, ठीक है। अगर आप उसमें योगदान निभा सकते हैं, अगर आप भारत सरकार के इस काम में सहयोग कर सकते हैं नई शिक्षा नीति बनाने में, तो आपका बहुत बहुत आभार होगा, ठीक है। ये लिख रहे हैं विद्यासागर जी। विद्यासागर जी क्या है? उप सचिव है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उप सचिव पद पे, यानी कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं विद्यासागर जी, ठीक है। और वो गोविंद राम से कह रहे हैं, गोविंद राम जी भी निदेशक हैं शिक्षा मंत्रालय के, ठीक है, उनको लिख रहे हैं कि आप अगर सहयोग कर सकते हैं तो इसके अंदर जरूर सहयोग कीजिए। हम शीघ्र ही इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से संबंधित विभागों के पास उनके विचार जानने के लिए परिचालित करना चाहते हैं, ठीक है। तो विद्यासागर जी यहां पर गोविंद राम जी को लिख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में आप क्या योगदान निभा सकते हैं, ठीक है। आपके जो सुझाव हैं वो आमंत्रित रहेंगे, और आपके जो सुझाव है वो हम कहां पर भेज देंगे? सभी मंत्रालयों के पास में भेज देंगे।
तो भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय, इसके अंदर विद्यासागर जी है वो उप सचिव का काम करते हैं, और ये गोविंद राम जी को लेटर लिख रहे हैं। गोविंद राम जी कौन है? निदेशक है शिक्षा मंत्रालय के, और गोविंद राम जी से सजेशन लिया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। ठीक है, ये दो याद करो, काफी है। तो दोस्तों दो चैप्टर बच गए, फिर किताब कंप्लीट हो जाएगी अपनी। वाक्य में पदक्रम क्या होता है, अनुतान क्या होता है, ठीक है। और एक इसमें छोटा सा सवाल आता है कई बार, कोड मिक्सिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एक एक समझ लेते हैं। वाक्य में पदक्रम क्या होता है? देखो ये एक वाक्य लिखा हुआ, इतना तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी भाषा का इस्तेमाल सामान्यतः दो रूपों में होता है, लिखित और मौखिक। यहां पर हर एक पद, हर एक शब्द है वो एक निश्चित जगह पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इन पदों को ऐसे लिख दूं, जैसे कि होंगे, जानते, भाषा, इस्तेमाल, लिखित, होता है, तो दोस्त अगर किसी एक वाक्य में पदों का क्रम अगर बदल देते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हमें सार्थक वाक्य की रचना करते समय पद क्रम का ध्यान रखना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। वाक्य में पदक्रम। अनुतान क्या होता है? बोलने का ढंग होता है अनुतान। अनुतान क्या होता है? बोलने का ढंग। जैसे कि किताब से पढ़ते हैं अनुतान के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखने में क्या क्या आ सकता है वाक्य में पदक्रम? देखो वाक्य में पदक्रम में क्या क्या लिखना है अपने को, पदक्रम देख लेते हैं। एक ये सामान्य वाक्य है, आप बाकी पैसा लीजिए, और इस वाक्य में हम शब्दों के क्रम को, शब्दों के ऑर्डर को बदल देते हैं। लीजिए पहले आ जाएगा, बाकी ये बाद में लिख देते हैं, पैसे लिख अपनी जगह, और आप जो पहले वाक्य में पहले नंबर पे था उसको लास्ट में लिख दिया। तो देखो यहां पर बोलने में भी अंतर आ जाता है, अर्थ ही बदल जाता है। देखो सामान्य पदक्रम, आप बाकी पैसे लीजिए, तो ये वाक्य बोलते टाइम ना तो हम तनाव फील कर रहे हैं, और अगले वाला भी बिल्कुल अपने से नॉर्मल बात कर रहा है। जैसे कि दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं तो वो कहता है आप बाकी पैसे लीजिए, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हिसाब किताब पूरा है, ठीक है। अगर इस वाक्य के पदों को बदल देंगे, उनका क्रम बदल देंगे, तो क्या होगा? लीजिए बाकी पैसे आप, ठीक है। तो यहां पर पैसे देने पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, यानी कि पैसा देना बहुत महत्वपूर्ण है। लीजिए बाकी पैसे आप। जैसे कि कई ग्राहक दुकान के अंदर खड़े हुए, अगर वो कहता है दुकानदार लीजिए बाकी पैसे आप, तो आपको मालूम होगा कि आपने सामान लिया है और आपसे ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको वहां पर सजग होने की जरूरत है दुकान में अंदर, राइट। जैसे कि एक और समझो, एक वाक्य मिल गए मकान। अगर कोई ऐसा कहता मिल गए मकान, है ना, एक तो कहते कि हमें मकान मिल गया, तो हम सोचते हैं कि चलो कोई किसी ने ज्यादा मेहनत नहीं की होगी और इनको मकान मिल गया होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें मकान मिल गया, इसकी जगह कह दिया मिल गए मकान, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि काफी मेहनत की होगी, है ना। मिल गए मकान, काफी मेहनत की होगी, मतलब 2 5 10 दिन से घूम रहे हैं तब जाके मकान मिला है। तो दोस्त अगर हम किसी एक वाक्य में क्रम बदल देते हैं शब्दों का, तो उसका अर्थ और भाव भी बदल जाता है। समझ में आया सबको? अनुतान समझ में आ गया ना, वाक्य के बोलने का ढंग, ठीक है। तो 3 वाक्य थे, वह चला गया, वह चला गया, वह चला गया। तो विराम चिन्हों के बदलने से वाक्य के भाव भी बदल जाते हैं। तो अनुतान के माध्यम से धमकी देना, क्षमा मांगना, चापलूसी करना, अपनी दीनता का भाव प्रकट करना, व्यक्ति को बहलाना फुसलाना आदि भाव है वो हम प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। ये अनुतान में लिख देना। निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखे, ऐसे सवाल आएंगे यहां से। अनुतान वाक्य में पदक्रम फिर आराम से लिख देना। आ सकता है टिप्पणी लिखने में कोड मिक्सिंग। जैसे आपने कहा कि मैं मार्केट जा रही हूं, मैं मार्केट जा रही हूं, मैं मार्केट जा रही हूं। तो लिख तो आप हिंदी भाषा लिख रहे हो, ठीक है, देवनागरी भाषा में हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन दोस्त ये जो मार्केट शब्द है ना, ये हिंदी का थोड़ी है, ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो हमें कई बार दैनिक व्यवहार में, यानी कि डेली लाइफ में भी हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने शब्दों को, मतलब कितने अरबी के, कितने फारसी के, कितने तुर्की के, ठीक है, कितने जो शब्द हैं
वो स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल कर देते हैं। हम कई बार अंग्रेजी की, फ्रेंच के इन वर्डों को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हम अभ्यस्त हो चुके हैं और कोई हमें रोकता टोकता भी नहीं कि ये अरबी का शब्द है, ये फारसी का शब्द है, ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है। जैसे कि आप कह रहे हो कि मैं रोड पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, ये सॉरी रोड पे चल रही हूँ, तो रोड क्या है? रोड इंग्लिश का वर्ड है। तो अगर दैनिक व्यवहार में हम इस तरह की भाषा बोले जिसमें अनेक भाषाओं के शब्द शामिल होते हैं और हम अपने अर्थ और भाव प्रकट कर पाते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोड मिक्सिंग। दिसंबर 2022 का जो पेपर बना था उसमें पूछा गया था शब्दों के अर्थ पक्ष को स्पष्ट करें, 20 नंबर का सवाल था, ठीक है। एक तो ये देख लेते हैं, और एक बार इस बार क्या आ सकता है, शब्दों के विभिन्न स्रोतों को बताइए, ठीक है। जैसे कि आप हिंदी में जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, कुछ शब्द हैं वो अरबी के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ तुर्की भाषा के शब्द है, कुछ अंग्रेजी के हैं, कुछ फ्रेंच के हैं, कुछ जापानी के हैं, है ना, लेकिन हमें पता नहीं होता कौन सा अरबी का कौन सा फारसी का है। तो हिंदी भाषा में अलग अलग भाषाओं से जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए गए। जैसे कि संस्कृत के भी काफी शब्द है, जैसे कि बालक शब्द है, बालक जो शब्द है वो संस्कृत का है, धर्म शब्द संस्कृत का है, ठीक है। तो ये शब्द आप लिख सकते हैं। शब्दों का अर्थ पक्ष इसको देख लेते हैं सबसे पहली बार, जो दिसंबर 2022 के पेपर में था, शब्दों के अर्थ पक्ष को स्पष्ट करें, 1.5। शब्दों का अर्थ पक्ष स्पष्ट करें, दिसंबर 2022 के पेपर में था। इसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल थे, कौन कौन से लिखने थे? समरूपी शब्द क्या होते हैं, पर्याय शब्द क्या होते हैं? अब देखो, समरूपी शब्द में क्या लिखना है? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे कि पर के लिए पंख भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और पर के लिए लेकिन, मैंने कहा तो था पर मैं नहीं जा पाई। देखो, है तो एक पर शब्द, लेकिन उसका पंख के रूप में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन और ऊपर। छत पर, छत पर मिर्चियां रखी हुई है, छत पर सूखी मिर्चियां रखी हुई है। तो पर यहां पर जो अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है वह क्या है? ऊपर, ठीक है। तो पर के कितने मतलब निकल गए? पंख निकल गए, लेकिन ऊपर। ऐसे ही कल, तो कल का मतलब दूसरा दिन भी होता है और मशीन। जैसे कि अपन कहते हैं ना कि कल पुर्जे, कल पुर्जे यानी कि मशीनों के पार्ट्स। तो कल का मतलब मशीन भी होता है, दूसरा दिन भी होता है और चैन भी होता है। मगर का मतलब क्या होता है? लेकिन एक प्राणी भी तो होता है, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ को कई बार मगर ही बोल देते हैं, और कई बार मगर है वो अपन डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो ये हो गया समरूपी शब्द। पर्याय शब्द कौन से होते हैं? पर्याय शब्दों को बोलते हैं पर्यायवाची। जैसे कि सूरज के पर्यायवाची सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर, आफताब है। चंद्र है, इसके चंद्रमा, राकेश, मेहताब, चांद, निशाकर है। कमल, इसके सब पर्यायवाची शब्द जितने भी याद हो वो लिख देना। आग के लिख देना, पानी के लिख देना, आम के लिख देना, कुछ भी लिख देना इसके अंदर, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो शब्दों के अर्थ पक्ष में पहली जो हेडिंग थी वो समरूपी शब्द था, दूसरा है पर्याय शब्द। तीसरा देख लेते हैं विलोम शब्द, जैसे कि दिन रात, ठीक है, दिन रात, सुख दुख। विलोम शब्द कौन से होते हैं? जिनका विपरीत अर्थ निकलता है वो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो तीसरा पॉइंट याद रखना, विलोम शब्द। पहला पॉइंट क्या था इसके अंदर शब्दों के अर्थ पक्ष में? समरूपी शब्द, दूसरा था पर्याय शब्द, तीसरा है विलोम शब्द, और चौथा कौन सा है? अनेकार्थी शब्द। अब एक ही शब्द से बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं, वो अनेकार्थी शब्दों के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो अब समझ लेते हैं। अभी कौन सा पढ़ रहे थे अपन? अनेकार्थी शब्द, ठीक है। जैसे कि आप ये शब्द सुनते हो, हाथ आंख, हाथ आंख, है ना। ये जब आप सुनते हो तो आप सीधी सी मतलब सोचते हो कि जो प्राणी है, जानवर है, इंसान है, उसके हाथ पैरों की बात की जा रही है। लेकिन इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके हम अनेक वाक्य भी बनाते हैं। जैसे कि कहते हैं अपन, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, सुई की जैसी आंखें हैं उसकी, ठीक है। तो कानून के हाथ लंबे हैं, इसका मतलब क्या है? कि कानून से बचकर कोई भाग नहीं सकता है, ठीक है। कानून को सब पता होता है और कानून से बचकर कोई भाग नहीं सकता है। तो दोस्त, किसी एक जीवित जीव के अंगों का यहां पर इस्तेमाल करके मतलब एक नया अर्थ प्रकट हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं अनेकार्थी शब्द। शहप्रयोग का क्या मतलब होता है? ऐसे शब्द जिनका जिक्र करते ही आपके
दिमाग के अंदर काफी सारे तस्वीरें आ जाती हैं। जैसे कि मैं आपसे के सामने कहूं हत्या, हत्या मैंने कहा, तो हत्या के साथ में आपके दिमाग में क्या गया कि पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार करेगी, तो पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा आदि शब्द ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वो होता है सहप्रयोग। तो शब्दों के अर्थ पक्ष में भी हमें सहप्रयोग लिखना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में जिक्र करता हूं तो रेगिस्तान शब्द जैसे ही आपके दिमाग में कौंधता है अथवा आता है तो रेगिस्तान के साथ में गर्मी भी आती है, ऊंट। ठीक है, ये शब्द भी आपके दिमाग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो शब्दों के अर्थ पक्ष में सिर्फ 5 पॉइंट लिखने थे। अंतिम हमारा टॉपिक है शब्दों के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालिए। 20 नंबर का आ सकता है पहले ही चैप्टर से। तो आज के टाइम पर जो हिंदी शब्द हिंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देवनागरी लिपि के अंदर इसको लिखते हैं, तो उसमें शब्द अलग अलग भाषाओं से आए हैं। ठीक है, कुछ शब्द तत्सम होते हैं। तत्सम का मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। ठीक है, तो जैसे कि संस्कृत के काफी सारे शब्द हैं, बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, सत्य, मैत्री, व्यवस्था, जल, ये आदि संस्कृत के भाषा के शब्द हैं। तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करके जब इनको ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो तत्सम शब्द कहलाएंगे। तत्सम, ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है वह और सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं करना, सेम टू सेम वैसा ही शब्द लिख देना, उसी के बराबर लिख देना, तो वह तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है, ये तो होगा तत्सम शब्द। और आगे देखते हैं तद्भव होगा। देखो आपको ये समझ में आ गया ना, तत्सम और तद्भव क्या है। तत्सम मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया गया ऐसे शब्दों में, जैसे कि सूर्य, चंद्र, वर्ष, सर्प और आम्र। तद्भव शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है, सूरज, चांद, बरस, सांप, आंप, ये सब तद्भव शब्द है। देशज शब्द जो कि मतलब किसी स्थानीय स्तर पे बोले जाते हैं, एक शब्द एक देश के शब्द होते हैं, जैसे कि पेड़, लड़का, खिड़की आदि देशीज शब्द है। ठीक है, स्थानीय भाषा के भी शब्द देशज शब्दों के अंदर आ जाएंगे, जैसे चालू, लागू, इडली और सांबर, ये सब क्या है? देशज शब्द है। विदेशी भाषा से लिए गए जो शब्द है वो विदेशी भाषा के शब्द या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अरबी लैंग्वेज से कौन कौन से शब्द हिंदी के अंदर शामिल है? औरत, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज, सलाम, कस्बा, किला, बगावत। बगावत का मतलब विद्रोह करना। गुनाह का मतलब अपराध होता है। तकदीर का मतलब किस्मत होता है। फरिश्ता का मतलब कोई दिव्य पुरुष होता है। मन्नत का मतलब अपनी जो विश रहती है। ठीक है, ताबीज जानते ही हैं, सलाम ये सब जानते हैं। दफ्तर का मतलब होता है कार्यालय, अखबार, हिरासत में लेना। ये अरबी भाषा से लिए गए, आज हिंदी में बहुत इनका यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही फारसी भाषा के शब्द देख लेते जो कि हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि खुदा, खुशामद किसी को प्रसन्न करना, जमीन, सरकार, सिफारिश, अंगूर, आबाद, आस्तीन। आस्तीन मतलब जो जमीन वगैरह पे बिछाते हैं कपड़ा। गुलाब, चपाती, जंजीर, दरी, नमक, नाश्ता, पर्दा, प्याला, ये सब क्या है? फारसी भाषा के शब्द है जो कि आज हिंदी में यूज होते हैं। तुर्की लैंग्वेज से कौन कौन से वर्ड आए हिंदी के अंदर? तोप, तमगा, दारोगा, बारूद। तमगा क्या होता है? जैसे कि तमगा मतलब होता है कि आ, कोई मतलब वर्दी पहन लेना या फिर उसके ऊपर स्टार वगैरह लगा लेना, वो एक तमगा होता है, किसी पद या प्रतिष्ठा को सूचित करता है। बंदूक, कुली, बेगम, बहादुर, लाश, ये सब क्या है? तुर्की भाषा के शब्द है। फ्रांसीसी भाषा पे रेस्तरां, जैसे कि आप जिसको रेस्टोरेंट कहते हो, वो एक फ्रांसीसी शब्द है। कूपन, कारतूस, जापानी से रिक्शा आया है। तो हमें पता नहीं होता है तो कौन सा वर्ड कहाँ से है। तो रिक्शा वर्ड एक जापानी भाषा का शब्द है जो कि अपन अक्सर बोलते रहते हैं। पुर्तगाली भाषा से गिरजा, पादरी, काजू, चाबी, बिस्कुट, कमीज, तौलिया, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द है। तो बस ये आपको लिख देना है वहां पर। ठीक है, आई होप आपको ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। तो पेपर अच्छे से करके आना। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।